बर्बरता के साथ रहना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की 2 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 16-17 नंबर के टावर 3 महीने के अंदर गिरा देने होंगे। दोनों टावर 31 मंजिला हैं। उसके आसपास भी फ्लैट्स बने हुए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी ऊंची इमारत को कैसे गिराया जाएगा, जबकि दोनों बिल्डिंग से सटे हुए इतने फ्लैट्स हैं वहां पर जो कि इसकी जद में आ सकते हैं। इस काम की जिम्मेदारी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई है। अगर ये नहीं कर पाता है तो जाकर नोएडा अथॉरिटी किसी और एजेंसी से संपर्क कर सकती है। और उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि 31 मंजिला इमारत कैसे गिरेगी। नोएडा की 2 ऊंची इमारतें गिराई जाएंगी। कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त हो जाएंगे ये टावर। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक के ये दोनों ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। लेकिन आदेश के बाद से एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आखिर इसे कैसे गिराया जाएगा। ये टावर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर आगे पीछे लोग रहते हैं। अगर इसको साधारण तरीके से गिराया जाएगा तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये 31 माले का है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लेफ्ट में अगर बात करें तो सुपरटेक का एक खुद का प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्ट है, जहां पर रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं और पूरी तरीके से ये ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप ये देखेंगे सामने पार्क है। पार्क में भी लोग जाहिर तौर पर आते हैं। बीच में एक लंबी चौड़ी सड़क है जहां पर लोग आवाजाही करते हैं और यहां से रोजाना लोग गुजरते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का भी माध्यम है। आपको बताएंगे कि दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे सामने जो देख रहे हैं ये सर्विस लेन है और इसके ठीक पीछे एक्सप्रेसवे जाता है। तो लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां से रोजाना ट्रैवल करते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए। सबसे ज्यादा चुनौती आसपास के फ्लैट्स को है। गिराते वक्त सड़क को तो बंद किया जा सकता है, लोगों की आवाजाही रोकी जा सकती है, लेकिन 11 मीटर के दायरे में जो फ्लैट्स हैं उनको नुकसान से कैसे बचाया जाएगा। और अब दिखाएं तो इसी ट्विन टावर के बगल में एटीएस का ये प्रोजेक्ट है। काफी पॉश इलाका माना जाता है। एटीएस का प्रोजेक्ट है, यहाँ रेजिडेंट्स रहते हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग जब गिरानी होती है तो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स की, आर्किटेक्ट्स की और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी लेनी होगी। दुनिया में बिल्डिंग गिराने की कई तकनीक है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे। और चलिए आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी पेंशन योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग और उपस्थित अन्य अधिकारीगण, जनपदों में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित सभी लाभार्थी गण, मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान
प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो, इस सरकार की मंशा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पर जारी भी किया है। वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। उन स्थितियों में जीवन को बचाना और आम नागरिक की आजीविका को बचाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती का बखूबी मुकाबला करते हुए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया जो प्रत्येक गरीब के हित के लिए थी, प्रत्येक गरीब के स्वावलंबन के लिए अनिवार्य थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री में राशन उपलब्ध करवाया है। 2020 में भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। इस सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1,38,00,000 परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था, फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,47,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर गरीब कन्या को दहेज के भाव में, जिनका शादी विवाह नहीं हो पाता था, परिवार परेशान रहता था, उनके लिए 51,000 रुपये की अनुदान की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याणकारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आच्छादित होते थे उन सभी परिवारों को तो हम इस योजना का लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जो परिवार इससे कवर नहीं होते थे उन सभी परिवारों के लिए भी हमने राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मेरी अपील होगी आप सभी से कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड अपना जरूर बनाएं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तमाम प्रकार की बीमारियों में आप लोगों को इससे काफ़ी बड़ी सुविधा होगी। इसी प्रकार से शासन की अन्य योजनाओं का लाभ अगर हर गरीब तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक और हर ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, जो सरकार की मंशा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अभाव में या भूख से मरने की नौबत उसके सामने नहीं आएगी। और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासन इसी बात को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब 55,77,000 लाभार्थियों को 836,55,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा रही है, जिसमें 4,56,000 नए लाभार्थी हैं, मैं इन सब को
हृदय से बधाई देता हूं। इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने आवश्यक जरूरतों को इस राशि के माध्यम से पूरा करते हुए स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो कि पेंशन योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे, बता रहे थे कि सरकार ने कैसे गरीब लड़कियों की शादी में मदद की, कैसे लोगों को आवास उपलब्ध करवाए गए, कैसे गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की मदद उपलब्ध करवाई गई, कैसे हर किसी के घर तक शौचालय का निर्माण हो पाए, उसका लाभ पहुंच पाए, सरकारी योजनाओं का ये सुनिश्चित किया गया। और अब ये कोशिश की जा रही है कि हर वृद्ध के खाते में पेंशन की रकम सीधे तौर पर पहुंच पाए, ताकि उसको इसका फायदा मिल पाए। रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए जरूरतमंद परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत, इसका भी सीएम योगी ने जिक्र किया। जन कल्याण पीएम मोदी की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं बनती हैं और उनको जमीन पर उतारा जाता है, ताकि हर जरूरतमंद तक उसका लाभ पहुंच पाए, उस योजना का फायदा उसे मिल पाए। यही डबल इंजन की सरकार की कोशिश है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्लेस स्थित स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चों को स्कूल परिसर में दाखिल किया गया। बरेली में भी आज से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुले। बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी किया गया। बदायूं में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, जन्माष्टमी के दिन का वीडियो वायरल हुआ। फतेहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया, 5 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में कब्रिस्तान की जमीन पर शव दफनाने को लेकर विवाद। कब्रिस्तान की जमीन पर 3 पक्षों ने मालिकाना हक जताया। घंटों की पंचायत के बाद शव को दफनाया गया। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2,10,000 रुपए के करीब 15 मोबाइल फोन बरामद, एक चोर गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस को भी कामयाबी मिली, ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद। दासगंज में मारपीट मामले में बीजेपी के सदर विधायक को सजा, एमपी एमएलए कोर्ट ने 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 1 साल की सजा भी सुनाई। 2010 में साथी के साथ मिलकर की थी मारपीट। सहारनपुर में बैंक कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। रामपुर मनिहारन क्षेत्र का मामला। उन्नाव में नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत, परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए, जमकर हंगामा किया। बरेली में प्रेमी जोड़े ने जहर खाया, इलाज के दौरान दोनों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में 2 दिन से लापता लड़के का शव बरामद, परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस जांच कर रही। मुरादाबाद में मकान पर कब्जे को लेकर महिलाओं की हंगामा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर में पंचायत के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, करीब 6 लोग घायल। देवरिया में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने घेराबंदी कर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, कब्जे से मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद। बदायूं में स्कूल जा रहे छात्र की चाकू मारकर उस पर हमला किया गया, आपसी रंजिश में घायल करने की आशंका। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में 5 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, अब भी बेहद खतरनाक सफर, झूलती चट्टानें बनी मुसीबत। सिद्धार्थनगर में भारी बारिश के बाद चारों तरफ भर गया पानी, अस्पताल और मुख्यालय भी जलमग्न। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के पानी में गाय बचाने के चक्कर में एक शख्स की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में सोसाइटी की दीवार बारिश में ढह गई, गाड़ी क्षतिग्रस्त, सोसाइटी के लोगों के बीच अफरा तफरी। पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही, दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुसा। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई, राहत और बचाव काम में जुटा प्रशासन। मथुरा में बारिश का पानी सड़कों पर भरा। सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही कई नदियां, कई इलाकों में घुसा पानी, लोगों को हो रही दिक्कत। गोरखपुर में बाढ़ की चपेट में 180 गांव, लोग हुए परेशान। पीलीभीत में 2 दिनों से लगातार बारिश, जानवरों का अस्पताल भी डूब गया। महोबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम।
गाजियाबाद के सिहानी गेट में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। दुकान की शेड में आया था करंट। जालौन में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 11,000 की लाइन के करंट में झुलसकर लाइनमैन की मौत। बुलंदशहर में एक युवक गली में भरे पानी में उतरे करंट की चपेट में आकर जख्मी हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में बाइक सवार 2 सगे भाइयों को ट्रैक्टर ने कुचला। हादसे में एक भाई की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। फतेहपुर में बेकाबू यूपी में बारिश के बाद कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से शहरों से गांव का कनेक्शन पूरी तरीके से टूट चुका है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को नावों तक का सहारा लेना पड़ रहा है। किस तरीके की तस्वीर अलग अलग हिस्सों से सामने आई है, वो भी देखिए। झमाझम बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश के बाद जमा हुए पानी की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी समुद्र के किनारे आ गए हैं। अपने ठिकानों से निकलने और उन ठिकानों तक आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि गली, सड़क और मोहल्लों को जोड़ने वाले रास्तों का वास्ता खत्म हो गया है। इन रास्तों पर पानी जमा हो गया है। ऐसे में अब सब कुछ भूल भुलैया जैसा हो गया है। गोरखपुर की तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये गोरखपुर सोनाली नेशनल हाईवे का नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क किनारे स्विमिंग पूल बनाया गया हो, लेकिन ये बाढ़ के बाद बने हालात की तस्वीरें हैं, जिसकी वजह से एक तरफ का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि इस रास्ते पर पानी भर गया है। गोरखपुर में रोहिणी नदी का कहर जारी है और मौजूदा वक्त में रोहिणी नदी इस वक्त गोरखपुर सनौली जाने वाले जो नेशनल हाईवे है उस पे भी चढ़ गई है। चूटहा में मैं इस वक्त खड़ा हूं और यहां से लेके करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक जगह जगह पे पानी जो है सड़क पे चढ़ गया है, जिसके कारण एक तरफ के रास्ते को हालांकि प्रशासन ने बंद कर दिया गया है, दूसरे तरफ के रास्ते को अभी चालू रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी अभी भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है, उससे लोग डरे हुए हैं और खास करके कैंपियरगंज और इस साइड के लोग डरे हुए कि कहीं अगर बंधे टूट गए तो बड़ी तबाही रोहिणी मचा सकती है। बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। यही कारण है कि सरकार भी लोगों की मदद करने के लिए लगातार लोगों के बीच जा रही है। सरकार से जुड़े मंत्री और नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों की मदद करने का भरोसा दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र बांसी इलाके का दौरा किया, तो उनको घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबकर लोगों के बीच जाना पड़ा। इस मौके पर यूपी सरकार में मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं पश्चिमी यूपी में पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। मेरठ की तस्वीरें हैं। ये मेरठ का बेगम पुल चौराहा है, जहां आज सुबह के करीब 11 बजे हैं और बारिश में लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है और घर से निकलने वालों की भीड़ है। आप चौराहे की स्थिति देख सकते हैं कि चारों तरफ से व्हीकल्स आ रहे हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन हर किसी की मजबूरी है, उसे घर से तो निकलना ही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। कमीबेश यही हाल है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए वाटर लॉगिंग की तो बहुत समस्या नहीं है, लेकिन मेरठ के जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर चुका है। जबकि गोरखपुर से बहने वाली रोहिणी और राप्ती नदी में आई बाढ़ से करीब 200 गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के बाद इन गांवों का शहरों से कनेक्शन टूट गया, क्योंकि खेत और खलिहान से लेकर चौक चौराहों तक पानी भर गया। हालात इतने खराब हैं कि 30,000 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से जलमग्न हो गई, क्योंकि घाघरा, सरयू और गोरा नदी भी उफान पर हैं। गोरखपुर जिले में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। मौजूदा समय में करीब 200 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। 30,000 हेक्टेयर जमीन पूरी तरीके से पानी से लबालब है और लाखों लोग
इस बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं सदर तहसील के बहरामपुर गांव में खड़ा हूं। गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और गांव से आने जाने का सिर्फ एकमात्र साधन नाव बची है। लोग नाव से आ जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 16,000 से अधिक जो राहत पैकेट है उसका वितरण किया है। 350 के करीब उन्होंने नाव के इंतजाम किए हैं। साथ ही जो स्थानीय लोगों की नाव है, हर गांव में 4 से 10 नाव हैं, उन लोगों को भी ये कहा गया है कि आप नाव का संचालन करिए, आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में जो स्थिति है वो बेहद ही गंभीर है। वहीं बहराइच में सरयू नदी में बाढ़ आने से कई गांवों में पानी भर गया। इस बाढ़ की वजह से गांवों का कनेक्शन सीधे तौर पर शहरों से टूट गया, क्योंकि खेल हो या खलिहान, नदी हो या फिर नाले, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिक्कत बहुत है यार। जैसे दिक्कत न है, नाव के साधन है, न कोनो आवे जाए के लिए व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है ही नहीं है। क्या सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कभी राहत सामग्री पैकेट या कभी यही मिला कि जो है जब बाढ़ आएगा, जो है गल्ला पानी मिलेगा और का मतलब कोनो व्यवस्था नहीं। पीलीभीत में शारदा नदी के बाढ़ का पानी गांवों में घुस रहा है, जिससे 12 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे हालातों के आगे प्रशासन भी लोगों की मदद करने में नाकाम दिखाई दे रहा है और लोग बाढ़ की इस मुसीबत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे तो 90 से कट रहा है, पूरा इलाका ऐसे हो गया। हमेशा ऐसे आश्वासन देते हैं, बड़े अधिकारी भी आते हैं। जिस दिन बहुत बड़ा अधिकारी साल में एक बार आएगा, उस दिन यहाँ पे 200-300 आदमी लग जाएंगे। उसके बाद फिर काम बंद। इसलिए राणा प्रताप नगर का पूरा ज़मीनें कट गई कई सालों से। पूरा इलाका नरोसा ये सब बर्बाद हो गया सर। अब इधर 3-4 गाँव, हमारा गाँव भी खतरे में बहुत है। वहीं गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जल शक्ति मंत्री ने हवाई सर्वे के साथ जमीन पर उतरकर हालातों को देखा है। नाव की व्यवस्था, 23 हमारे जो बाढ़ चौकियां हैं उसकी व्यवस्था, NDRF, SDRF की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था, मेडिकल किट की व्यवस्था, मेडिकल टीम की व्यवस्था, पशुपालन अधिकारी के द्वारा उनकी अपनी टीम की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग की व्यवस्था, पैरासीटामॉल, क्लोरीन की गोली के वितरण की व्यवस्था, सभी तरीके से यहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर चीज पर अलर्ट जारी किया गया है। अब सरकार इन तस्वीरों को देखकर भले ही ऑल इज वेल कह रही हो, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम किया है। लोगों के घरों में घाघरा का पानी घुस रहा है। वैसे ये हालात हर साल बनते हैं और इन हालातों से हर बार लोग जूझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से निधन की बात सामने आ रही है। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर मुंबई से दुखद खबर सामने आई है। टीवी अभिनेता, जाने माने चेहरे सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। बिग बॉस विजेता भी रहे हैं वो, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया है। अभी महज 40 साल उनकी उम्र थी। हाल फिलहाल में बिग बॉस के विजेता बने थे। कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है। मुंबई से टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी जान चली गई। हॉस्पिटल की तरफ से हार्ट अटैक की पुष्टि की गई है। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। आपसे थोड़ी देर पहले ये दुखद खबर सामने आई। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। महज 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आपने उनको छोटे पर्दे पर कई सीरियल्स में काम करते हुए देखा होगा। अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस विजेता बने, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनका नाम लोगों ने जाना। लेकिन अब ये दुखद खबर मुंबई से सामने आई है कि हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया है। कूपर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई में ही 1980 में उनका जन्म हुआ। 40 साल की अपनी उम्र में उन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया। अपनी छाप छोड़ी अपनी एक्टिंग से। सीरियल्स के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचे और बिग बॉस के विजेता बने, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। मुंबई से हमारे सहयोगी अमित राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास? ये दुखद खबर सामने आई है सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की। देखिए, बताया जा रहा है कि देर रात को खाना खाने के बाद जब वो कमरे में सोने गए
सोने के बाद उन्हें जो है कुछ दर्द सा लग रहा था, और लेकिन वो उन्होंने नींद में थे, वो सो गए। और सवेरे जब उनकी आंख नहीं खुल रही थी तो घर वालों को चिंता हुई, और घर वालों ने जो उन्हें अनकॉन्शियस हालत यानी बेहोशी की हालत में नजदीकी कूपर अस्पताल में एडमिट किया। 9:25 पे उन्हें कूपर अस्पताल लाया गया था, और कूपर अस्पताल लाने पे जो है उन्हें जो है डेथ डिक्लेयर किया गया वहाँ पर। इस समय उनका पार्थिव शरीर एक कमरे में रखा गया है। कुछ ही देर में जो है पोस्टमार्टम के लिए दूसरे कमरे में जो है उन्हें ले जाया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये खबर जो है अभी कुछ ही देर पहले सामने आई। मुंबई पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, और इस बात की पुष्टि जो है कूपर अस्पताल ने की। अभी मुंबई पुलिस की एक टीम जो है कूपर अस्पताल पहुंचेगी, उसके बाद से जो है सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। टाइगर श्रॉफ ने फ्लॉन्ट की अपनी परफेक्ट बॉडी, फैंस ने जमकर तारीफ की। शादी की खबरों के बीच दुल्हन की पोशाक में नजर आई श्रद्धा कपूर। मालदीव्स में परिवार के साथ वेकेशन एंजॉय